हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सारे क्वेश्चंस जो कि जनवरी अटेम्प्ट 2024 में पूछे गए थे। हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे, चाहे वो जितना टफ हो या फिर इजी हो। राइट। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं, बट आपको इसका प्रिंट आउट लेना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, प्रिंट आउट लेना है और सारे के सारे क्वेश्चंस को पहले खुद बैठकर अटेम्प्ट करने हैं। राइट। उसके बाद ही आकर आपको इस वीडियो सोल्यूशन को देखना है। जो कोई भी डाउट हो यहाँ से क्लियर करना है। उसके बाद हम अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा करते जाएंगे। 2024 के बाद 2023 2022 के क्वेश्चंस करेंगे। राइट। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाएंगे, पीवाईक्यूज करते जाएंगे, आप और भी ज़्यादा बेहतर होते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। राइट। तो फिलहाल हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट फैब शिफ्ट 1 को पूछा गया था। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, अ सॉल्यूशन ऑफ NiH2O6 2+, इस तरीके से होगा, इज ग्रीन इन कलर। स्टेटमेंट 2, अ सॉल्यूशन ऑफ NiCN2 एंड -4, इस तरीके से होगा। राइट। इज कलरलेस। तो आपको पता ही होगा कलर्ड कंपाउंड के लिए हमें कलर्ड कंपाउंड कैसे होते हैं। बेसिकली दो तरीके से हमें कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। एक तो होता है DD ट्रांजिशन की वजह से, ऑलराइट, DD ट्रांजिशन एंड लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से। DD ट्रांजिशन तभी होगा जब D1 से D9 होगा, एंड मेटल टू लिगेंड टू मेटल के केस में D0 एंड D10 होगा। यदि कलर्ड कंपाउंड है और D1 से D9 है तो उसका कलरिंग का रीजन होगा DD ट्रांजिशन, एंड यदि D0 एंड D10 है तो उसकी कलरिंग का रीजन होगा लिगेंड टू मेटल ट्रांसफर। ऑलराइट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो जनाब इसको हम देखते हैं, अ सॉल्यूशन ऑफ NiH2O6 एंड 2+। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि Ni निकल पर 2+ चार्ज है। Ni2+ के केस में 3D8 होता है। ऑलराइट। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कॉपी नीहा, बोले तो 8 8वें पे आ रहा है, यानी कि 28 एटॉमिक नंबर होगा निकल का। एंड उस केस में Ni2+, इसका मतलब 4H2 से दोनों इलेक्ट्रॉन्स हट जाएंगे, 3D8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 3D8। एंड एक बात और ध्यान देनी है, H2O वीक फील्ड लिगेंड है। H2O इज वीक फील्ड लिगेंड, यानी कि पेयरिंग नहीं करवाएगा। तो जब आप इसकी फिलिंग करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वीक फील्ड लिगेंड है, जिस वजह से ये पेयर्ड नहीं होंगे। ये अनपेयर्ड रहेंगे तो निश्चित तौर पे यहाँ पर ये कलर्ड कंपाउंड होगा। एंड आपको पता ही होगा Ni2+ कलर्ड होता है, मींस ग्रीन इन कलर। ये आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते वक्त पता चलेगा कि कौन कौन से कलर होते हैं और कौन सा कलर कब होता है। ऑलराइट। निश्चित तौर पे जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ रहे होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कलर के अबाउट। तो आपको ये पता ही होगा कि ग्रीन इन कलर होता है ये NiH2O6 2+, Ni2+ कलर्ड होता है, ग्रीन इन कलर। तो फिलहाल इसकी वजह से ये स्टेटमेंट हो जाएगा बिल्कुल सही। एंड नाउ स्टेटमेंट 2, अ सॉल्यूशन ऑफ NiCN2 -4 इज कलरलेस। यहाँ पर भी Ni2+ होगा, बट क्या डिफरेंस है, Ni2+ 3D8, बट जहाँ पर डिफरेंस आ रहा है वो ये है, CN साइनाइड इज SFL। साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब ये पेयरिंग करवा देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब कि कोई भी कलर यहाँ पर शो नहीं होगा, कलरलेस, बिल्कुल सही। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। नाउ दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द करेक्ट वन। राइट। आपको एक चीज़ बहुत ही ध्यान से देखनी है, अभी मैं ऑप्शन नंबर 1 को टिक करने ही वाला था क्योंकि हमने यहाँ तक नहीं पढ़ा। हमें लगा कि ऑप्शन नंबर 1 बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकेंड ही ट्रू होगा, तो निश्चित तौर पे आपको पूरा ऑप्शन बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, अदरवाइज आपको कॉन्सेप्ट आता भी होगा, आपने क्वेश्चन भी सही से किया होगा, वहाँ पर टाइम इन्वेस्ट भी किया होगा, उसके बाद भी आपको +4 के बजाय -1 मिल सकते हैं। राइट। तो इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देखते हुए हमको आगे चलना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट फैब शिफ्ट 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज होमोलिप्टिक। बेसिकली होमोलिप्टिक एंड हेट्रोलिप्टिक होते क्या हैं। होमोलिप्टिक मीन्स ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड, ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड। एंड हेट्रोलिप्टिक क्या होता है, हेट्रोलिप्टिक यदि आपको नहीं पता है तो यहाँ से आप लिख भी सकते हैं। राइट। हेट्रोलिप्टिक मीन्स मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड, मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड। ऑलराइट। और यहाँ पर हमसे पूछा गया है होमोलिप्टिक कौन सा होगा, तो निश्चित तौर पर हम चारों ऑप्शंस को देखेंगे। पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं NiCN2 4-, यही ऑप्शन होगा क्योंकि जनाब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही लिगेंड है, यानी कि साइनाइड जो कि एक ही लिगेंड है, उसको हम होमोलिप्टिक की कैटेगरी में रखेंगे। बट हम और भी ऑप्शंस को चेक करेंगे। NiNH3 Cl2, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे NH3 एंड Cl दो लिगेंड हैं, तो निश्चित तौर पे ये हेट्रोलिप्टिक की कैटेगरी में जाएगा। FeNH3Cl2, यहाँ पर भी NH3 एंड Cl2 दोनों लिगेंड हैं, यहाँ पर भी NH3 एंड Cl2 दो लिगेंड हैं।
राइट। तो निश्चित तौर पे ये तीनों हेट्रोलिटिक की कैटेगरी में जा रहे होंगे। तो फिलहाल हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जो कि होमोलिप्टिक कंपाउंड है। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हम बहुत ही ध्यान से देखेंगे। CONH3 एंड COF3। ओके, सबसे पहले तो हम इसको सही से लिखते हैं। अभी हमने इसको सही तरीके से लिख लिया है। CONH3 6 3+ एंड COF6 3- आर रिस्पेक्टिवली नोन एज। तो जब आप PDF का प्रिंट आउट निकलवाएंगे तो वहां पर भी आपको ये सही करना पड़ेगा, राइट। थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर है तो आप मैनेज कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर भी लिख दिया है WFL एंड SFL के केस में अभी आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा। ऑलराइट, फिलहाल हम CONH3 6 3+ की तरफ से देखते हैं तो आपको निश्चित तौर पे कोबाल्ट पे 3+ का चार्ज मिलेगा। कोबाल्ट पे जब 3+ आप लिखते हैं तो आपको ये निश्चित तौर पे पता होना चाहिए NH3 बाकी सारे केसेस के लिए NH3 जब 3D एलिमेंट का +2 होगा, 3D एलिमेंट में जब 2+ होगा तो NH3 को हम वीक फील्ड लिगेंड की तरह ट्रीट करते हैं। बट जैसे ही कोबाल्ट 3+ होने की वजह से NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। ऑलराइट, कोबाल्ट 3+ होने की वजह से यह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये तो आपने पढ़ाई होगा। ऑलराइट, तो ये दोनों भी आप याद कर सकते हैं। SFL स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देखेंगे स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स तो जनाब ऑप्शन नंबर 1 होगा नहीं, क्योंकि CONH3 यहाँ से मैच करेंगे हम। एंड स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स क्या ये हो सकता है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है। एंड ऑप्शन नंबर 3 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जनाब ये भी गलत हो जाएगा। एंड ऑप्शन नंबर 4 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4 में से कोई एक हो सकता है। और अब हम बात करेंगे COF6 3- की। जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर भी आप कोबाल्ट 3+ पाएंगे, कोबाल्ट 3+। बट यहाँ पर F6 जो कि हेलोजन डोनर है, निश्चित तौर पे यहाँ पर भी वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह ही बिहेव करेगा। नाइट्रोजन डोनर्स तो चेंज हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, बट हेलोजन डोनर वीक फील्ड लिगेंड ही रहते हैं, राइट। तो ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो निश्चित तौर पे स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में से कोई एक होगा। जैसे ही आप देखेंगे स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, ये ऑप्शन आपको सही नजर आ जाएगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर 4 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जनाब यहाँ पे लिखा हुआ है स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स जो कि SFL में होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए था। निश्चित तौर पे आप इस क्वेश्चन को 10 या 15 सेकंड में ही क्रैक कर सकते थे। ऑलराइट, और हाँ, आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि CO3+ जब भी होगा कोबाल्ट 3+ के केस में नाइट्रोजन डोनर्स SFL की तरह बिहेव करेंगे। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 1 Feb शिफ्ट 2 को पूछा गया था। ये भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। डाइमिथाइल ग्लाइकोक्सिम फॉर्म्स अ 6 मेंबर्ड, जनाब इसको अंडरलाइन कर लें हम, 6 मेंबर्ड कोवेलेंट चिलेट when treated with NiCl2 solution in presence of NH4OH, राइट। तो सबसे पहले हमको इसका डायग्राम बनाना होगा। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन जरूर है। और स्टेटमेंट सेकंड, प्रूशियन ब्लू प्रिसिपिटेट कंटेन्स आयरन, ओके, ये अलग है। हम फर्स्टली इसको ही सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट 1 डाइमिथाइल ग्लाइकोक्सिम, इसको हम DMG भी बोलते हैं, राइट। तो अब हम इसकी रिएक्शन को लिखेंगे NiCl2+। तो जनाब हमने पूरी की पूरी रिएक्शन को लिख लिया है। अब हम इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे, राइट। लिखने में बहुत ही टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले लिख लिया और आपको अब हम समझा देंगे। डाइमिथाइल ग्लाइकोक्सिम फॉर्म्ड अ 6 मेंबर्ड कोवेलेंट चिलेट व्हेन ट्रीटेड विद NiCl2 सॉल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH, राइट। तो यहाँ पर NiCl2+ और ये रहा डाइमिथाइल ग्लाइकोक्सिम, राइट। CH3 C डबल बॉन्ड NOH, कार्बन से ही ये वाला कार्बन जुड़ेगा NOH CH3, और यहाँ पर हम इसके 2 कंपाउंड लेंगे, राइट, प्लस NH4OH। इसकी प्रेजेंस में जब भी हम इसको मिक्स करेंगे तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। Ni बीच में रहेगा, इस तरफ डाइमिथाइल ग्लाइकोक्सिम वाला कॉन्सेप्ट ही रहेगा, और यहाँ पर ये वाला कार्बन भी ऐड होगा। हम करना भूल गए थे, इस तरीके से यहाँ पर ऐड हुआ है। ऑलराइट, ये बेसिकली एक ही कंपाउंड है। यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली एक ही कंपाउंड है, राइट। और N डबल बॉन्ड C CH3, N डबल बॉन्ड C CH3, O नेगेटिव O नेगेटिव, ये बात आपको याद रखनी है। NOH यहाँ पर OH होगा, C CH3 NOH C CH3, क्योंकि जनाब HCl फॉर्मेशन निकल चुका है बाहर। ऑलराइट, यहाँ से H एंड Cl बाहर निकल चुका है यहाँ से NiCl से, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ Ni बचा हुआ है। एक चीज आपको बहुत ही ध्यान से देखनी है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो जनाब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। आई थिंक आपको ये समझने में कोई भी प्रॉब्लम होगी नहीं। यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो निश्चित तौर पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, और उसी तरीके से नीचे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। और अब हम क्वेश्चन को वापस से पढ़ते हैं। डाइमिथाइल ग्लाइकोक्सिम फॉर्म्स अ 6 मेंबर्ड कोवेलेंट चिलेट। हमने कहा था आप इसको अंडरलाइन कीजिएगा, 6 मेंबर्ड, जनाब 6 मेंबर्ड नहीं 5 मेंबर्ड है। 1 2
3 4 5 5 मेंबर्ड चिलेट फॉर्मेशन हो रहा है, नीचे भी 1 2 3 4 5 मेंबर्ड चिलेट फॉर्मेशन। यदि यहाँ पर 5 मेंबर लिखा होता तो निश्चित तौर पे ये स्टेटमेंट सही होता, बट यहाँ पर लिखा हुआ है 6, बट 5 मेंबर चिलेट फॉर्मेशन हमारे पास हो रहा है, तो निश्चित तौर पे ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बट आपको याद होना चाहिए ये सारा कॉन्सेप्ट, ये डायग्राम किस तरीके से बनेगा, NiCl2 प्लस DMG इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH जब भी हम मिक्स करेंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर आपसे और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5 मेंबर्ड की कितनी चिलेट्स बनेंगी, 6 मेंबर्ड होगा या 5 मेंबर्ड होगा, तो निश्चित तौर पे आपको ये सारी चीजें भी पता होनी चाहिए। सिर्फ आंसर पर ही फोकस नहीं करना है, हमको वहाँ के कॉन्सेप्ट पर भी फोकस करना है। ऑलराइट, सो नाउ स्टेटमेंट सेकेंड। स्टेटमेंट सेकेंड क्या होगा, प्रूशियन ब्लू, क्या हो रहा है, स्क्रीन ब्लर हो रही है यहाँ पर। सबसे पहले हम अपना पेन वापस लेकर आते हैं, रेड पेन। यस जनाब, स्टेटमेंट 2, प्रूशियन ब्लू प्रेसिपिटेट कंटेन्स आयरन बोथ इन +2 ऑक्सीडेशन +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको ये प्रूशियन ब्लू, टर्न्स ब्लू, विल्किंसन कैटलिस्ट, ये सारी चीजें, ये सारे कंपाउंड्स के नेम स्ट्रक्चर आपको हूबहू याद होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इन पे पूछे जा रहे हैं। और जनाब यदि आपको आता होगा तो ही आप कर पाएंगे, यदि आपको उस स्ट्रक्चर का फॉर्मूला नहीं पता है, कुछ नहीं पता है उसके बारे में, तो आप नहीं कर सकते। तो बेसिकली प्रूशियन ब्लू होता क्या है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रूशियन ब्लू को Fe4 FeCN6, ये इसे हम बोलते हैं प्रूशियन ब्लू। आपको ये याद होनी चाहिए बिल्कुल सही तरीके से। प्रूशियन ब्लू, टर्न्स ब्लू, विल्किंसन कैटलिस्ट और भी 10-15 कॉमन नेम्स होते हैं, वो आपको एज इट इज याद होने चाहिए। ऑलराइट, फिलहाल हम इसको क्रिस क्रॉस मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमसे पूछा गया है जो 2 आयरन यहाँ पर हैं, क्या उन पे +2 एंड +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो आपको एक Fe यहाँ पर नजर आ रहा है और एक Fe यहाँ पर। आपने 10th क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ होगा कि हम क्रिस क्रॉस मेथड से कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। तो जनाब अब हमें थोड़ा सा उल्टा सोचना है, क्रिस क्रॉस मेथड से हम इन दोनों कंपाउंड्स को अलग करेंगे। तो आप निश्चित तौर पर देख पा रहे होंगे, जब 3 को इस तरफ लेकर आएंगे, 4 को इस तरफ लेकर जाएंगे, तो Fe3+ एंड FeCN6, और जनाब यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस। आप देख पा रहे होंगे ये वाला 3 इस तरफ जाएगा और ये वाला 4 इसके ऊपर आएगा। Fe3+ FeCN6 4 माइनस Fe3+, जनाब यहाँ पर एक आयरन पर तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या दूसरे पे +2 होगी। तो निश्चित तौर पे आप देख पा रहे होंगे कि इस आयरन पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, क्योंकि CN6 है, 6 - 4 जनाब +2। ऑलराइट, तो यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इस आयरन पे। तो ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा बिल्कुल सही। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। ओके, दैट्स ग्रेट। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। येलो कंपाउंड ऑफ lead chromate gets dissolved on treatment with hot NaOH solution. The product of lead formate is a। तो बेसिकली हम सबसे पहले इस रिएक्शन को लिख रहे होंगे। तो बेसिकली ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, तो सबसे पहले हम स्टेप 1 को लिखेंगे। राइट, स्टेप 1 आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। येलो कंपाउंड ऑफ लेड क्रोमेट यानी कि PbCrO4 गेट्स डिजॉल्व्ड ऑन ट्रीटमेंट विद हॉट NaOH प्लस NaOH। ऑलराइट, PbOH होल ट्वाइस प्लस Na2CrO4। एक बार फिर से हम इसकी रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ, PbOH होल ट्वाइस प्लस NaOH। ये निश्चित तौर पे स्टेप 2 है, और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो फॉर्मेशन होने वाला है PbOH4 ओके एंड 2 माइनस। तो अब एक बार फिर से इस रिएक्शन को देखना है हमें, PbCrO4 प्लस NaOH, PbOH होल ट्वाइस प्लस Na2CrO4। एक बार फिर से हम रिएक्शन कराएंगे PbOH होल ट्वाइस प्लस NaOH, PbOH होल 4 2 माइनस। और अब हमको देखना है यहाँ पर ऑप्शंस क्या है। टेट्रा एनायनिक कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो यहाँ पर आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। बेसिकली यही कंपाउंड के बारे में हमसे पूछा गया है, तो आपको नजर आ रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो जाएंगे। राइट, 6 वाले ऑप्शन ऐसे ही कट हो जाएंगे। एंड यहाँ पर आपको 2 माइनस नजर आ रहा है, तो निश्चित तौर पर डाई एनायनिक होगा, ना कि न्यूट्रल। राइट, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, डाई एनायनिक कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कुछ भी टफ नहीं था, आपको ये वाली रिएक्शन आनी चाहिए थी, तभी आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाते हैं। और यदि आपको ये रिएक्शन आती है तो कुछ भी इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है जो आपको कंफ्यूज कर सके। राइट, so now moving on to the next question, that is question number 6। identify from the following species in which D2sp3 D2 एक बार हम लिखना चाहेंगे D2sp3 hybridization is shown by central atom CONH3 6 3 प्लस, इस तरीके से लिखा जाएगा, यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट है। BrF5 PtCl2 4 माइनस PtCl2 ओके
4 माइनस एंड SF6, कोबाल्ट NH3 6 3+, यहाँ पर भी कोबाल्ट पे 3+ आएगा। और अभी अभी पिछले क्वेश्चन में हमने आपको एक्सप्लेन किया कि कोबाल्ट पे जब भी 3+ होता है तो वो NH3 नाइट्रोजन डोनर को स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करवा देता है। ऑलराइट, कोबाल्ट 3+, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कॉपी, इट मीन्स 27, एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 27, तो इसका CO3+ बोले तो 3D6, एंड स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करवा देगा, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बचेगा नहीं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा NH3 कोबाल्ट 3+ होने की वजह से, इस वजह से ये सारे के सारे पेयर्ड हो जाएंगे। और अब आप देख पा रहे होंगे निश्चित तौर पे यहाँ पर हमको 6 इलेक्ट्रॉन्स को 6 NH3 को अभी ऐड करना है। एक NH3 यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और 3 NH3 p ऑर्बिटल में। तो आप देख पा रहे होंगे कि D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये वाला कंपाउंड शो करेगा, D2sp3, क्योंकि D2sp3, राइट। तो निश्चित तौर पे हमें यही पता करना था D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन कौन सा सेंट्रल एटम शो करेगा, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। फिलहाल हम BrFi और इन सारे ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। BrFi एंड SF6 के लिए आप केमिकल बॉन्डिंग से भी जा सकते हैं BrFi एंड SF6 के लिए। ऑलराइट, फिलहाल हम आपको BrFi का एक्सप्लेनेशन देते हैं। यहाँ पर 5 बॉन्ड पेयर हैं, आपको समझ आ रहा होगा कि फ्लोरीन F5 की वजह से यहाँ पर 5 बॉन्ड पेयर है, एंड ब्रोमीन पे 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटर मोस्ट सेल में, ब्रोमीन की आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 5 बॉन्ड बनाने में बिजी हैं, तो निश्चित तौर पे 2 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर होंगे, और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक लोन पेयर का फॉर्मेशन करेंगे, राइट। और जब आप इसको ऐड करेंगे सिग्मा प्लस लोन पेयर, ये सारे के सारे बॉन्ड पेयर सिग्मा फॉर्मेशन में है, सिग्मा प्लस लोन पेयर इक्वल टू 6, तो निश्चित तौर पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2। ज़्यादा जानकारी के लिए, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए ये कैसे होगा, आपको केमिकल बॉन्डिंग को प्रीफर करना पड़ेगा, राइट। फिलहाल हमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें होगा, हम आपको सिर्फ इतना ही बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 PtCl2 4-, प्लेटिनम यानी कि 5D सीरीज का एलिमेंट है। लिगेंड कुछ भी हो वो जनाब स्ट्रांग फील्ड की तरह ही ट्रीट करेगा। 5D सीरीज में स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह ही ट्रीट किया जाएगा हेलोजन डोनर्स को भी। तो प्लेटिनम निश्चित तौर पे यहाँ पर 3D8 होगा, नहीं 3D8 नहीं जनाब, 5D8 होगा, क्योंकि ये 5D सीरीज का एलिमेंट है। एक सेकेंड, ये हो जाएगा रफ, और अब हम लिखेंगे 5D8, प्लेटिनम 2+ 5D8 होगा, ऑलराइट। और 5D8 होने की वजह से यहाँ पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं, क्योंकि सारे के सारे पेयर्ड करा दिए जाएंगे, क्योंकि स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 5D9 होता, 5D7 होता, 5 होता, 3 होता, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाता, बट यहाँ पर ऐसा कुछ होगा नहीं। और आप और भी देख पा रहे होंगे, और हमें यहाँ पर 4 क्लोरीन को ऐड करना है, PtCl2। एक सेकेंड, हमसे थोड़ी सी गलती हुई है, यहाँ पर नहीं, ये दोनों इंटरचेंज हो चुके हैं, ओके। PtCl होल 4 2- यहाँ पर होगा, फिर भी प्लेटिनम पे 2 पॉजिटिव चार्ज ही होगा, ऑलराइट। PtCl4 यानी कि 4 क्लोरीन हमको ऐड करने हैं, एक क्लोरीन यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो आप देख पाएंगे DsP2, हमें पता करना था D2sp3, यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा DsP2, राइट। इस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन को पता कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑप्शन नंबर 4 SF6। सल्फर पर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन से बॉन्ड बनाने में बिजी हैं, यानी वहाँ पर कोई भी लोन पेयर होगा नहीं। सिग्मा बॉन्ड पेयर होंगे जो कि होंगे 6, कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, सिग्मा प्लस लोन पेयर इक्वल टू 6, और ये होगा sp3d2 एज इट इज, राइट। हमें पता करना था D2sp3, हमें आंसर बहुत ही पहले मिल चुका था, बट फिर भी हमने आगे की चीज़ों को एक्सप्लेन किया ताकि आप समझ पाएँ कि हाइब्रिडाइजेशन को कैसे निकालते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 27 जैन शिफ्ट 2 को पूछा गया था, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। फोटोग्राफी AgBr, बिल्कुल सही। AgBr एक लाइट सेंसिटिव मटेरियल है जिसे हम फोटोग्राफी में यूज करते हैं, ये आपने निश्चित तौर पे बहुत बार पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ते वक्त। नाउ पॉलीथीन प्रिपरेशन, ये जो कंपाउंड दिया हुआ है ये है जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। जिगलर नट्टा कैटलिस्ट का यूज हम पॉलीथीन फॉर्मेशन के टाइम पे करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि जनाब हमको इनकरेक्ट पेयर फाइंड आउट करना है। नाउ हैबर प्रोसेस बेसिकली H2 प्लस N2 का यूज करते हैं जब हम NH3 फॉर्मेशन के लिए, यहाँ पर आयरन का यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट प्रमोटर, राइट। तो H2 और N2
से NH3 के फॉर्मेशन को यहाँ पे आप बैलेंस भी कर सकते हैं अपने आप। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हैबर प्रोसेस आयरन, तो हैबर प्रोसेस में आयरन का यूज होता है, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वाइकर प्रोसेस PtCl2, आप यहाँ पर सही से लिख सकते हैं वाइकर प्रोसेस PtCl2। बेसिकली वाइकर प्रोसेस में हम इथीन से एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन से हम एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं CH3CHO। इसका फॉर्मेशन करते वक्त हम PdCl2 का यूज करते हैं, ना कि PtCl2 का। हम PdCl2 का यूज करते हैं, यदि यहाँ पर PdCl2 होता तब जाकर ये वाला सही होता, बट हमें एट द एंड इनकरेक्ट ही फाइंड आउट करना था, तो PdCl2 नहीं जनाब, यहाँ पर PtCl2 लिखा हुआ है, तो निश्चित तौर पे ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बट हमें इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना था, तो निश्चित तौर पे ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द करेक्ट वन। ऑलराइट, एंड नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ओके, बहुत ही बड़ा कंपाउंड है, हम फिलहाल इसको देखकर डरेंगे नहीं। पहली बात तो हम इसको देखकर डरेंगे नहीं, अदरवाइज आप इतना बड़ा देखकर ही छोड़ के चले जाएंगे, राइट। हमें इसका क्या बताना है, मैग्नेटिक मोमेंट बताना है, राइट। तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि पीटी यानी कि प्लेटिनम पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। प्लेटिनम हम लिख लेते हैं, बेसिक तरीके से चलेंगे, NH3 होल ट्वाइस, NH3 यानी कि 2 NH3 पर कोई चार्ज होता नहीं है, प्लस Cl2 की वजह से -1, और NH2CH3 पर भी कोई चार्ज नहीं होता है, और यहाँ पर Cl है, Cl यानी कि Cl पे माइनस होगा, तो निश्चित तौर पे इस वाले पे +1 आएगा, इक्वल टू 1, और ये वाला माइनस इस तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी कि प्लेटिनम पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। प्लेटिनम पर +2, इसका मतलब 5D8, राइट। 5D8 जब आप इसको ड्रॉ करेंगे इस तरीके से 1 2 3 4 5, आपको पता है प्लेटिनम 5D सीरीज का एलिमेंट है, तो 100% सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से पेयरिंग हो जाएगी। 8 इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से सारे के सारे पेयर्ड हो चुके हैं, तो यहाँ पर एट द एंड कोई भी बॉन्ड, कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा। इसका आंसर होगा 0, क्योंकि उसके लिए हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी चाहिए। ऑलराइट, so now moving on to the next question, that is question number 9, in which one of the following metal carbonyls CO form a bridge between metal atoms, CO2 CO8 Mn2। ओके, बेसिकली आपको इन सारे के सारे स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए, किस तरीके से बन रहे हैं, आपको ये स्ट्रक्चर्स बनाने आने चाहिए। फिलहाल यहाँ पर तो इनमें से कोई एक ही आंसर होगा, बट फिर भी आपको चारों के चारों स्ट्रक्चर्स एज इट इज याद होने चाहिए। हमसे पूछा गया है CO फॉर्म्स अ ब्रिज बिटवीन मेटल एटम्स। ओके, तो सबसे पहले तो पहला वाला डायग्राम बनाते हैं। आपको यहाँ पर कोबाल्ट एंड कार्बोनिल में कंफ्यूज नहीं होना है। कोबाल्ट इस तरीके से अटैच होते हैं, एंड यहाँ पर इस तरीके से कार्बोनिल जुड़ता है। ओके, हम इरेजर का यूज करेंगे। इस तरीके से हम कार्बोनिल को इस कंपाउंड में जोड़ते हैं, एंड इस तरीके से हम और भी कार्बोनिल को जोड़ते हैं जो बचे हुए हैं। और अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप 8 कार्बोनिल्स का यूज हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 CO2 कोबाल्ट। पहला ही ऑप्शन सही है, क्योंकि जनाब हमसे पूछा गया था CO फॉर्म्स अ ब्रिज बिटवीन मेटल एटम्स। यहाँ पर ये दो मेटल एटम है और कार्बोनिल ग्रुप एज अ ब्रिज फॉर्मेशन यहाँ पर वर्क कर रहा है। यहाँ पर ब्रिज फॉर्मेशन के लिए कार्बोनिल का यूज हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। बट फिर भी हम इन सारी चीज़ों को भी देखेंगे। Mn2CO10 किस तरीके से बनता है, ये बहुत ही सिंपल सा है। Mn2 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यहाँ पर आप पांचों में कार्बोनिल अटैच कर देंगे, राइट। इसमें कौन सा टफ काम है। और यहाँ पर OS3CO12, ओके, OS राइट, एंड 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, 12 कार्बोनिल्स आप इस तरीके से ऐड कर देंगे। एंड सेम रूथेनियम का भी ये होगा, RU थोड़ी सी स्क्रीन को हम ऊपर करेंगे, RU एंड 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, राइट। यहाँ पर आप एक बार फिर से 12 कार्बोनिल लगा देंगे, और आपको कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं मिल रहा होगा ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 में
कि ब्रिजिंग का फॉर्मेशन हो। ब्रिजिंग फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में हो रहा है, राइट। तो इन सारे स्ट्रक्चर्स को आपको याद करना है, क्योंकि इस बार तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया है, बट हो सकता है अगले स्टेप्स में, अगले एग्जाम्स में आपको इनमें से बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ऑलराइट, तो फिलहाल ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ K2MnO4। ओके, K2 यानी कि 2 प्लस MnO4 2 माइनस होगा। मैग्नीज पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी? 4 2 8, हम मैग्नीज को Mn लिखते हैं, प्लस -2 इंटू 4 -2 इसलिए होगा क्योंकि ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, एंड इक्वल टू 2 माइनस, राइट। जब Mn का निकालेंगे तो आप देख पा रहे होंगे 2 माइनस के बजाय हम -2 लिखना पसंद करेंगे, क्योंकि हमें प्लस माइनस करना है। ऑलराइट, यहाँ पर मैग्नीज पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तो +6 होने की वजह से ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर +7 लिखी हुई है। हम कैटायन से नेमिंग करते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम, राइट। और यहाँ पर डाई पोटेशियम वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको नजर आ रहा होगा। तो आप पहले ही इस ऑप्शन को कट कर चुके हैं इसके बेसिस पे, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए डाई ट्राई जैसा यूज हम नहीं करते, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम को ही लिखेंगे। ओके, MnO4 यानी कि 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा? टेट्रा ऑक्साइडो, टेट्रा ऑक्साइडो, ऑक्साइडो, एंड मैग्नीज के लिए हम मैग्नेट का यूज करेंगे, टेट्रा ऑक्साइडो मैग्नेट 6। क्या कोई ऐसा ऑप्शन नजर आ रहा है? पोटेशियम टेट्रा ऑक्साइडो मैग्नेट 6, पोटेशियम टेट्रा ऑक्साइड ऑक्सो, जनाब ये वाला ऑप्शन हो जाएगा गलत। इस चीज को भी बड़े ही ध्यान से पढ़ना है, ऑक्सो नहीं ऑक्साइडो होगा, पोटेशियम टेट्रा ऑक्साइडो मैग्नेट। ओके, दैट्स गेट, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, पोटेशियम टेट्रा ऑक्साइडो मैग्नीज, मैग्नीज नहीं ना मैग्नेट होगा, क्योंकि यहाँ पर इस पे निगेटिव जनरेट हो रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, एल्यूमिनियम क्लोराइड इन एसिडिफाइड एक्वस सोल्यूशन फॉर्म्स एन आयन हैविंग ज्योमेट्री। ओके, तो सबसे पहले हमको एल्यूमिनियम क्लोराइड इन एसिडिफाइड एक्वस सोल्यूशन बहुत ही ध्यान से देखना है हमको। एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 प्लस एसिडिफाइड एक्वस H2O प्लस HCl, एसिडिफाइड एक्वस। और इसका जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा क्या जनाब? बहुत ही ध्यान से देखना है। AlH2O 6 3 प्लस, इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। यदि आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, Al और यहाँ पर 6। ओके, थोड़ी सी गलती होती है हमसे, इसको हटाएंगे सबसे पहले हम। जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पर इस तरीके से H2O मॉलिक्यूल एल्यूमिनियम को घेर कर रखते हैं, H2O 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 एंड H2O, राइट। और लास्ट में इस पूरे कंपाउंड पे 3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है। ओके, तो फिलहाल हमने आपको समझाने के लिए समझा दिया, बट इससे भी हम आंसर तक पहुंच पाएंगे। यानी कि एल्यूमिनियम H2O6 3 प्लस, निश्चित तौर पे आपको नजर आ रहा होगा कि एल्यूमिनियम पे 3 प्लस की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, 3 प्लस का चार्ज होगा। ओके, तो सबसे पहले तो हम एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाएंगे। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो उसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6। हम लिख लेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ऑलराइट, ये हो गया एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। एंड एल्यूमिनियम 3 प्लस का क्या होगा? निश्चित तौर पे ओके 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 होगा जनाब यहाँ पे। और जैसे ही आप यहाँ पर एक सेकेंड, हम पेन को चेंज करते हैं, एंड Al3 प्लस में p वाला एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और S वाला 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, राइट। तो Al3 प्लस का हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा वो होगा 1s2 2s2 2p6, राइट। 2p6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा, 1s2 2s2 भी होगा, बट इसको हम फिलहाल ऐसे ही लिखते हैं। थोड़ी सी स्क्रीन को भी हम ऊपर करते हैं। एंड तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे कि इसकी फिलिंग किस तरीके से होगी। एल्यूमिनियम P ब्लॉक का एलिमेंट है, तो P ब्लॉक, एंड यहाँ पर S हो जाएगा, और यहाँ पर एक बार फिर से P आएगा, एंड लास्ट में D। ओके 1 2 3 4 5, ओके दैट्स गुड। और यहाँ पर 2p6 है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद H2O के 6 मॉलिक्यूल हैं, हमको किस तरीके से इसमें लगाने होंगे? एक H2O यहाँ पर आएगा, 1 2 3 वाले 3 H2O P में आ जाएंगे, एंड 1 एंड 2 1 2 3 4 5 6 H2O के 6 मॉलिक्यूल यहाँ पर आ चुके हैं। तो जनाब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी?
sp3d2 sp3d2 is hybridization of AlH2O whole 6 3 positive. ओके दैट्स गुड। अब आपको पता होना चाहिए कि sp3d2 यदि है तो यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी क्या। बेसिकली इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी ऑक्टाहेड्रल sp3d2 की। इसकी इसकी बेसिक जानकारी आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में मिल जाएगी। sp3d2 पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, d2 sp3 पे क्या होगी, sp3d पे क्या होगी, राइट एवरीथिंग आपको केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ही अच्छे से ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। ऑब्वियसली हम यहाँ पर उसको दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो ऑप्शन नंबर 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। स्क्वायर प्लेनर नहीं होगा जनाब, टेट्राहेड्रल भी नहीं होगा एंड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग A B C D E। बेसिकली ये क्वेश्चंस थोड़े से टफर साइड पे होते हैं क्योंकि जनाब एक ही क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर 5 क्वेश्चंस को मिलाकर के पूछ लिया गया है। A B C D E यहाँ पर 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। उसके बाद आपको दिए हुए ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच करना है। ओके तो इथेन 1,2-डाइअमीन इज अ चिलेटिंग लिगेंड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इथेन 1,2-डाइअमीन इज अ चिलेटिंग लिगेंड। इथेन 1,2-डाइअमीन को आप इस तरीके से भी लिखते हैं EN से, राइट आपको निश्चित तौर पे ये याद आ ही रहा होगा। एंड नाउ स्टेटमेंट बी, मेटालिक एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट। ओके इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट, बिल्कुल ही जनाब ये स्टेटमेंट भी सही है। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस के द्वारा हम एल्यूमिनियम को प्रोड्यूस करते हैं, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। एंड व्हाट इज हॉल हेरोल्ड प्रोसेस? हॉल हेरोल्ड प्रोसेस which involves electrolysis of aluminum oxide dissolved in molten cryolite. Cryolite means Na3Al(F6), right? Hall Herold process which involves electrolysis of aluminum oxide dissolved in molten cryolite. Got it? क्रायोलाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए एक सॉल्वेंट के जैसे काम करेगा और मेल्टिंग पॉइंट को गिरा देगा जिससे इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान एनर्जी कंजप्शन कम हो सके। ऑलराइट so ये statement is exactly true. Metallic aluminum is produced by electrolysis of aluminum oxide in presence of cryolite. Absolutely true. Now statement C, cyanide ion is used as ligand for leaching of silver. Okay, basically gold and silver को उनकी ओर से निकालने के लिए हम लीचिंग प्रोसेस का यूज करते हैं in presence of cyanide solution. राइट तो बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही होगा। एंड नाउ स्टेटमेंट डी, फॉस्फीन एक्ट एज अ लिगेंड इन विल्किंसन कैटलिस्ट। तो सबसे पहले हम आपको इसकी रिएक्शन बता देते हैं। इसकी रिएक्शन क्या होगी, Ag2S प्लस, तो यस जनाब ये रही आपकी रिएक्शन Ag2S प्लस NaCl NaAgCN होल ट्वाइस, ओके Na2S, राइट। तो इस रिएक्शन के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। ओके सो नाउ स्टेटमेंट डी, फॉस्फीन एक्ट एज अ लिगेंड इन विल्किंसन कैटलिस्ट। ओके तो जनाब विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है, RHCl PPH3 होल 3, PPH3 मीन्स ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, ऑलराइट। RHCl PPH3 होल 3 ये होता है विल्किंसन कैटलिस्ट। मैंने आपको बताया हुआ है विल्किंसन कैटलिस्ट, टर्न्स बुल्स ब्लू, प्रूशियन ब्लू, इन सारे कंपाउंड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, एज इट इज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड बेसिकली फॉस्फीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन कैटालिटिक एक्टिविटी। फॉस्फीन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कैटालिटिक एक्टिविटी और खास तौर पे हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस में, राइट। तो निश्चित तौर पे फॉस्फीन एक्ट एज अ लिगेंड, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स स्टेटमेंट डी भी सही होगा। द स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ Ca2+ एंड Mg2+ आर सिमिलर विद EDTA कॉम्प्लेक्सेज। EDTA मीन्स इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसिटेट आयन, राइट। तो यहाँ पर जनाब सिमिलर नहीं, Ca2+ ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू Mg2+, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग, द स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ Ca2+ एंड Mg2+ आर सिमिलर। नहीं जनाब Ca2+ ज्यादा होता है। तो A, B, C एंड D स्टेटमेंट हैं बिल्कुल सही। तो क्या यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन है, तो आप जब देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं, बट फिर भी आपको देखना है ध्यान से। ई ऑप्शन जिसमें से जहाँ कहीं भी है उसको तो सबसे पहले ही हम कट कर देंगे, ये और ये तीनों के तीनों ऑप्शन कट होंगे। हम निश्चित तौर पे ऑप्शन नंबर 3 को टिक कर रहे होंगे, A, B एंड C ओनली। थोड़ी सी गलती यहाँ पर है, बट फिर भी हम ई को हटा करके यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 को टिक कर सकते हैं, राइट। निश्चित तौर पे ये थोड़ी सी गलती है क्वेश्चन में, बट फिर भी हम आंसर तक पहुंच पा रहे होंगे। ओके सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, जो कि 30 जनवरी शिफ्ट 2 को पूछा गया था। द मॉलिक्यूल आयन विद स्क्वायर पिरामिडल शेप
NiCN2 ओके 4 जनाब यहाँ पर होगा एंड यहाँ पर नहीं होगा और 2 ऊपर होगा 2 माइनस ओके। नाउ PCl5 BrF5 PF5 और जैसे ही आप देखेंगे Ni पर 2 प्लस चार्ज आपको नजर आ रहा होगा। साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फीस कॉपी नीहा जनाब इसका मतलब 28 होता है निकल का एटॉमिक नंबर। आपको याद होंगे निश्चित तौर पे ये सारी चीज़ें आपको याद ही होती हैं, तो ये हो जाएगा 3D8। CN SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवा देगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे जिसकी वजह से हमें 4 CN फिल करने हैं, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, राइट। तो क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा DsP2 ओके DsP2 और DsP2 ही होता है स्क्वायर प्लेनर ओके। थोड़ी सी गलती होती है हमसे यहाँ पर, बेसिकली हम थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। DsP2 होता है स्क्वायर प्लेनर, हमसे क्या पूछा गया है स्क्वायर पिरामिडल, तो ये वाला आंसर तो निश्चित तौर पे नहीं होगा स्क्वायर प्लेनर ऑलराइट। तो ये वाला आंसर होगा नहीं, बट हमें पता होना चाहिए कि DsP2 से स्क्वायर प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन होता है। PCl5 BrF5 PF5 ये सारे के सारे आपको केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर से ज़्यादा अच्छे से समझ में आए होंगे, राइट। आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पहले ही पढ़ चुके होंगे तो निश्चित तौर पे आपको ये सारी चीज़ें आती होंगी। PCl5 यहाँ पर 5 बॉन्ड पेयर हैं सिग्मा एंड 0 लोन पेयर, यहाँ पर 5 बॉन्ड पेयर हैं प्लस 1 लोन पेयर, ब्रोमीन पे 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में एंड PF5 यहाँ पर भी 5 प्लस 0 है, राइट। तो 5 प्लस 0 इक्वल टू 5 और यहाँ पर 5 प्लस 1 6 5 प्लस 0 5, ये दोनों तो सेम ही होंगे PCl5 एंड PF5। तो निश्चित तौर पे आप जब देख पा रहे होंगे तो ये होगा 5 यानी कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल T से भी हम इसको डिनोट करते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, राइट। एंड यहाँ पर भी TBP हम लिख रहे हैं एंड 5 प्लस 1 6 होने की वजह से ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल स्क्वायर पिरामिडल। तो निश्चित तौर पे ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और 6 का मतलब है जनाब sp3d2, राइट। sp3d2 यहाँ पर होगा sp3d एंड यहाँ पर भी sp3d होगा। sp3d2 की होने की वजह से स्क्वायर पिरामिडल इसका शेप होगा ऑलराइट। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। And now moving forward to the next question, that is question number 14. The coordination geometry around the manganese in decacarbonyl dimanganese. Okay. इसका स्ट्रक्चर हम पिछले क्वेश्चंस में भी बना चुके हैं। हमने आपसे कहा था कि ये चारों के चारों स्ट्रक्चर आपको याद होने चाहिए, भले ही वहां पर ये आंसर नहीं था बट फिर भी आपको चारों के चारों स्ट्रक्चर याद होने चाहिए, राइट। 1 2 3 4 5 और इन सभी पे आप कार्बोनिल को लगा देंगे निश्चित तौर पे, राइट। यहाँ पर भी कार्बोनिल अटैच हो जाएगा और आपसे पूछा क्या गया है द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अराउंड द मैग्नीज ओके। Mn से यहाँ पर कितने बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 ऑलराइट। तो Mn बेसिकली 6 बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn 3d5 4s2, राइट। साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे जनाब 25 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Mn का। इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अब हम थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर लेकर जाएंगे और हम Mn की फिलिंग किस तरीके से करेंगे, मैग्नीज की फिलिंग किस तरीके से करेंगे आप देख पाएंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 ओके 4s2 यहाँ पर जनाब देख पा रहे होंगे आप 4s2 यहाँ पर s2 s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे एंड 3d5 1 2 3 4 5 ऑलराइट। लेकिन जब बात आएगी Mn2CO होल्ड 10 की तो आप देख पाएंगे कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कार्बोनिल इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप देख पा रहे हैं इनकी वो पेयरिंग करवा देगा ऑलराइट। तो यहाँ पर जैसे ही आप नीचे Mn2CO10 के लिए ड्रॉ करेंगे तो पेयरिंग हो जाएगी एंड यस 1 2 3 4 5 ओके। सारी चीज़ों को हम ड्रॉ कर लेते हैं। इससे पहले पेयरिंग होगी और s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स भी d ऑर्बिटल में उठ करके आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 5 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले, राइट। तो यहाँ पर आ जाएंगे। बेसिकली हमें ये वाले इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ पर ही लेकर आना होगा, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, राइट ओके। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको नजर आ रहा था वो उठ करके यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि हम जनाब हमको पेयरिंग करवानी है, राइट। तो यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ एक खाली बचेगा और हमें CO ऐड करने हैं, तो एक CO यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा, एक CO यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ यहाँ और यहाँ पर।
D2sp3। ऑलराइट, D2sp3 आप निश्चित तौर पे देख पा रहे होंगे। एंड D2sp3 में क्या होता था, अभी तक तो आपको याद आ चुका होगा। D2sp3 मतलब होगा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ऑलराइट, तो आप एक बार फिर से पढ़िए, समझिए। Mn के 6 बॉन्ड से MnCO, और नॉर्मली मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d5 4s2। जब आप इस तरीके से फिलिंग करेंगे तो सारे के सारे अनपेयर्ड होंगे, बट जैसे ही आप CO लेकर आएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, सारे के सारे पेयरिंग करवा देगा इलेक्ट्रॉन्स। एंड उसके बाद आप यहाँ पर CO को अटैच कर रहे होंगे, राइट। 1 2 3 4 5, ओके, पांचों CO यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन होगा, उसका मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, राइट। तो हम देखेंगे यहाँ पर कौन सा ऑक्टाहेड्रल लिखा हुआ भी है या फिर नहीं। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जनाब ये नहीं होगा, स्क्वायर पिरामिडल ये भी नहीं होगा, एंड नीचे होगा आई थिंक स्क्वायर प्लेनर, यहाँ पर भी नहीं है। तो जनाब ऑक्टाहेड्रल यहाँ पर नहीं है, तो कहाँ पर गया? ऑप्शन नंबर 4 3 2 1 कहाँ पर है? ओके, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 1 ऑक्टाहेड्रल। ऑलराइट, तो ये ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ के बजाय यहाँ पे लिख गया है, बट इट्स ओके। ऑप्शन नंबर 1 ऑक्टाहेड्रल इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेज व्हिच शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अमंग द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको 6 कंपाउंड दिए हुए हैं और आपको बताने हैं इनमें से कितने हैं जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो कर रहे होंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ABCD, इस तरीके से जब होगा तो वहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाया जाएगा। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए MABCDEF, MA2BCDE, MA3BCD, MA2B2C2CD, MA2B2C2, राइट। एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए एक कंडीशन और होती है, एट लीस्ट वन बाइडेंटेट लिगेंड, एट लीस्ट इन सिस फॉर्म, एट लीस्ट वन बाइडेंटेट लिगेंड इन सिस फॉर्म। यदि ट्रांस फॉर्म में बाइडेंटेट लिगेंड है तो जनाब वो आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा इन सिस फॉर्म। ऑलराइट, इन 3 चीज़ों को याद रखना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में MABCD, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आप इसको पढ़ सकते हैं, एंड एट लीस्ट वन बाइडेंटेट लिगेंड इन सिस फॉर्म। ओके, तो जनाब अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। सिस CROX, ओके, यहाँ पर भी सिस है, एंड COEN3, एट लीस्ट वन बाइडेंटेट लिगेंड होना चाहिए। तो यहाँ पर तो जनाब काफ़ी बाइडेंटेट लिगेंड है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, एंड ये वाला ऑप्शन भी सही होगा। PTEN यहाँ पर है, EN यहाँ पर है, यानी कि इथेन 1,2 डायमीन, OX ऑक्सिलेटो, ये वाला भी ऑप्शन सही है, ये वाला भी ऑप्शन सही है, ये चारों ऑप्शन सही हैं। नाउ ट्रांस, तो जनाब ये दोनों ऑप्शन ही गलत हो जाएंगे। ट्रांस नहीं, सिस में ही हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की तरफ जा पा रहे होंगे, राइट। तो 1 2 3 4 नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेज व्हिच शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अमंग द फॉलोइंग, तो आंसर होगा इसका 4। तो हम रेड पेन का यूज करेंगे, 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, so now moving on to the next question, that is question number 16. The correct statements from the following are, okay, the strength of anionic ligands can be explained by crystal field theory. The strength नहीं जनाब, स्ट्रेंथ के लिए तो हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को प्रीफर करते हैं, और ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली होती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जहाँ पर आप देख पा रहे कि कार्बन डोनर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, और कार्बन डोनर के बाद आते हैं नाइट्रोजन डोनर्स, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हेलोजन, राइट। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन डोनर ही इस प्रेफरेंस में हम देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग होता है। यहाँ पर CFT वाला कोई भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता है। ऑप्शन नंबर A इज नॉट करेक्ट। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट गिव अ क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बिल्कुल सही, क्योंकि जनाब यहाँ बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है डज नॉट। काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, VBT ऐसा कुछ भी नहीं बताती है। ऑप्शन नंबर C, द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ NiCN2 माइनस कॉम्प्लेक्स DsP2 4, ये क्या है DsP2 4, ओके, समझ गए जनाब। यहाँ पर ये 4 नहीं होगा, ये 4 यहाँ पर होगा। ऑलराइट, DsP2 NiCN होल 4 2 माइनस कॉम्प्लेक्स में क्या DsP2 होगा, तो निश्चित तौर पे हम देख पा रहे होंगे Ni पर 2 प्लस होगा, 2 प्लस यानी कि 3D8 साइनाइड है, तो निश्चित तौर पे इसकी पेयरिंग करवा देगा। तो हम बहुत ही तेजी से इन चीज़ों को ड्रॉ कर रहे होंगे, क्योंकि हमने कई बार कर ली है 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑलराइट। क्योंकि यहाँ पर साइनाइड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग निश्चित तौर पे करवा देगा। एंड यहाँ पर ये एक S हो जाएगा, और यहाँ पर हम 3 P के लिए बना लेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो 1CN 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 DsP2, राइट, DsP2 निश्चित तौर पे ये ऑप्शन सही है। स्टेटमेंट C इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो
इतना करके आप देख पा रहे होंगे कि आपको ऑप्शन डी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बी एंड सी ओनली, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। और जब आप इसको पढ़ेंगे द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ सिस PTCl and OK इज 1, नहीं जनाब 1 नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 कॉम्प्लेक्स आयन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, यहाँ पर हमको कॉम्प्लेक्स आयन दिए हुए हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है और हमको इसे मैच करवाना है। तो फिलहाल यहाँ से तो आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, एक बार फिर से हम इन सारी चीज़ों को सही से ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम वापस आते हैं। ऑलराइट, सो यस जनाब, अब हमने अपनी प्रिंटिंग एरर्स को सही कर लिया है और अब हम अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे होंगे। ऑलराइट, तो एक तरफ कॉम्प्लेक्स आयन दिया हुआ है एंड दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है एंड बेसिकली हमको सही से मैच करना है। राइट, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे क्रोमियम 3+ यानी कि CrH2O होल 6 3+ है, तो क्रोमियम पर निश्चित तौर पे +3 होगा एंड क्रोमियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आपको पता होगा क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 एंड क्रोमियम का आई रिपीट क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 4s1 3d5 4s1 3d5 होगा क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 एंड 3d5। लेकिन यहाँ पर हमें Cr3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा एंड d से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर बचेगा 3d3। ऑलराइट, एंड 3d3 को हम किस तरीके से, इस तरीके से हम दिखाएंगे, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हैं 1 2 3। ऑलराइट, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर ये होता है T2G एंड ये होता है Eg, तो क्रोमियम 3+ में T2G में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, T2G में 3 होंगे एंड Eg में 0 होंगे। ऑलराइट, तो इट मीन्स ऑप्शन ए का कौन सा होगा T2G। ओके, ए का हो जाएगा सेकेंड, तो फिलहाल हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए का हो जाएगा सेकेंड। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज FeH2O होल 6 3+, यानी कि Fe दैट मीन्स आयरन पर होगा 3+ का चार्ज एंड Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, बेसिकली आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, तो 4s2 3d6 होता है Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो Fe3+ का क्या होगा 3d5। ऑलराइट, एंड 3d5 किस तरीके से ब्रेक होगा 1 2 3 1 2, यहाँ पर होगा T2G एंड यहाँ पर होगा Eg, और हम यहाँ पर देखेंगे H2O यानी वीक फील्ड लिगेंड, तो निश्चित तौर पर इसकी स्प्लिटिंग कम होगी, वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से इसकी स्प्लिटिंग कम होगी, यहाँ पर T2G एंड Eg के बीच में गैप कम होगा, तो निश्चित तौर पर पेयरिंग की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी, हम T2G पर सिंगल इलेक्ट्रॉन भरने के बाद Eg में चले जाएंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको देखने में आ रहा है 3d5 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 5, तो निश्चित तौर पर इसका क्या होगा T2G 3 एंड Eg 2। राइट, ये हो जाएगा Fe3+ का, तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा T2G 3 2। ओके, दैट मीन्स बी का हो जाएगा थर्ड। ऑलराइट, एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड, NiH2O 6 2+, निकल पर 2+ चार्ज है। ऑलराइट, निकल पर 2+ चार्ज का मतलब होगा 3d8। राइट, यहाँ पर जनाब 2+ होगा, 3+ हमने गलती से लिख दिया है 2+, Ni2+ का मतलब होता है 3d8, तो यहाँ पर भी हम इसको इस तरीके से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पर भी H2 है तो हम यहाँ पर पेयरिंग बाद में करवाएंगे, पहले हम Eg में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ऑलराइट, यदि यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो हम Eg में बाद में जाते हैं, पहले यहाँ पर पेयरिंग करवाते हैं। ऑलराइट, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नाउ T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन T2G में है एंड Eg में कितने हैं 2, Eg में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, T2G 6 यानी कि जनाब C का हो जाएगा फोर्थ, एंड इसी तरीके से D का जवाब निकालेंगे तो मिल जाएगा आपको फर्स्ट वन। राइट, यदि आप चाहें तो हम निकाल कर दिखा भी सकते हैं V3+, यानी कि यहाँ पर होगा सिर्फ 3d2। राइट, 3d2 होने की वजह से 1 2 3 1 2, तो यहाँ पर ही जनाब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे T2G2, यानी कि D का हो जाएगा फर्स्ट। राइट, आई थिंक यहाँ पर अभी आपको कोई डाउट होगा नहीं कि किस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है, तो अभी हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ए का सेकेंड, बी का थर्ड, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ। ओके, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। और आपको एक बात ध्यान से देखनी है, यदि आपको एक भी आता था ना, आपने ए का सेकेंड निकाल लिया था, तो निश्चित तौर पे आप एक ही से उस ऑप्शन को टिक कर सकते थे। मैंने जरूर यहाँ पर आपको चारों को एक्सप्लेन किया, बट एग्जाम में करते हुए आपको ये बात ध्यान रखनी है, जैसे ही आपने एक किया निश्चित तौर पे आपको ऑप्शंस की तरफ आना है, जितने ऑप्शन निगलेक्ट हो सकते हैं निगलेक्ट करने हैं, एंड यहाँ पर यदि आप ऐसा करते तो पहली बार में ही आपको करेक्ट आंसर मिल जाता। राइट, तो आप अपना टाइम भी बचा सकते थे। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 18, सेलेक्ट द ऑप्शन विद करेक्ट प्रॉपर्टी। NiCO होल 4 एंड NiCl4 2 नेगेटिव, बोथ डायमैग्नेटिक बोथ पैरामैग्नेटिक। ओके, तो बेसिकली आपको यहाँ पर दो NiCl4 2 नेगेटिव एंड NiCO4 ये दिए हैं, अब आपको बताने हैं कि इसमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है, या फिर दोनों डायमैग्नेटिक है, या फिर दोनों पैरामैग्नेटिक हैं। ऑलराइट, तो निश्चित तौर पे आपको एक चीज देखनी होगी, यहाँ पर हम देखेंगे NiCl4 2 नेगेटिव, यानी कि Ni2+,
दैट मीन्स 3D8। अभी तो आपको ये सारी चीजें याद भी हो चुकी होंगी ना, Na2+ आपने कितनी बार करके रखा हुआ है, तो Na2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3D8। बट जनाब यहाँ पर देखिए क्लोरीन, क्लोरीन यानी कि वीक फील्ड लिगेंड है, क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। 1 2 3 4 5 ओके दैट्स गुड, पेयरिंग नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर आपको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब सीधा सा हो जाएगा कि पैरामैग्नेटिक, राइट। यदि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां पर है तो निश्चित तौर पे वो कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होगा। ऑलराइट, ये सारी चीजें आप जानते हैं। एंड नाउ NiCO4, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो निश्चित तौर पे आप देख पाएंगे कि ये डायामैग्नेटिक है, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। तो NiCl4 2 नेगेटिव हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक जनाब ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। ऑलराइट, आई थिंक हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। यस जनाब, ये रही हमारी आंसर की। तो आपको पहले सारे क्वेश्चंस को प्रिंट आउट निकलवाना है, खुद से बैठ के सॉल्व करना है और आपको आंसर शीट देखते हुए मैच करते हुए जाना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपने सही से किया है या फिर कौन कौन सा क्वेश्चन आपने सही से नहीं किया है। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।